चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है टॉपिक। वैसे तो टॉपिक का नाम जो है कंप्लीटली है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ के गुण। ठीक है। अंकुश, शायद नेट की प्रॉब्लम आपके यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए साउंड नहीं आ रही है। चिंता मत करिए, देखिए बस। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने की। अगर हो गया, सक्सेसफुल हो गया, देन मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। आप लोग आज की क्लास वहां से भी थोड़ा देख लीजिएगा। जिनको नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है या जो बच्चे मोबाइल डिस्चार्ज की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ से देख लेंगे। ठीक है ना? चलिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपको पदार्थ के गुण दिखा रहा हूँ। पदार्थ के गुण क्या है, पहले तो समझना है हमको कि जो मैटर है, मैटर कितने तरीके के होते हैं। मैटर होते हैं आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ब्लैक कलर से लिखूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा अनुपम जी? नहीं दिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ। वैसे कलर बदलते रहने से अच्छा होता है, आपकी आंखों का वो कलर चेक हो जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है आप सभी को, क्योंकि डिफेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना? और सुंदर भी लग रहा है। शुरुआत सुबह सुबह ब्लैक कलर से नहीं करनी चाहिए। ऐसे आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तीन तरह के पदार्थ होते हैं। ठीक है, लिक्विड के लिए तो आपको स्पेशल जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर है, जिसको हम लोग कहते हैं। अब फरमाइश से मत शुरू करिए आप लोग। फ्लूइड मैकेनिक्स जो चैप्टर है उसकी बात होती है कि एक जो चैप्टर है आपका लिक्विड के लिए वो क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड के लिए कोई ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही है। गैस भी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही डिस्कस होगा, और लिक्विड के भी कुछ गुण जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही डिस्कस होंगे। लेकिन लिक्विड के लिए अलग से चैप्टर है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सॉलिड के लिए बात करता हूँ। मैं सॉलिड के लिए बात करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, जो कोई भी रॉड होती है, कोई भी सबस्टेंस होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? कोई भी रॉड है, कोई भी रॉड है, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? सिंपली अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इसको डिस्प्लेस होगा। ये क्या होगा? ये डिस्प्लेस होगा। अगर हम सिंपली फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? एक एम मास की रॉड है, उसको हम सिंपली फोर्स लगाएंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके पास एक्सेलरेशन आएगा। आप बात को समझिएगा, बहुत गौर से समझिए इस चीज को। विस्थापन होगा इसका, है ना? इसका त्वरण होगा, इसका विस्थापन होगा, इसका त्वरण होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो जब इसका विस्थापन और त्वरण होगा, जब इसका विस्थापन और त्वरण होगा तो आप समझिए कि इसमें इलोंगेशन फिर नहीं करवा पाएंगे आप। आपको कोई खींचेगा तो क्या होगा? आपको कोई खींचेगा तो आप डिस्प्लेस होंगे। लेकिन वही एक रॉड से जब आप लटकते हैं तो क्या होता है? आपकी लंबाई में वृद्धि होती है। एक रॉड से आप लटकते हैं तो आपकी लंबाई में वृद्धि होती है। या आपको किसी आपके दोनों हाथों को किसी रॉड से बांध के और पैर से खींचा जाए तो आपकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो उसी चीज को समझना है कि अगर हम इसको यहाँ पे किसी चीज से फिक्स कर देते हैं, यहाँ किसी चीज से फिक्स कर देते हैं, यहाँ हम किसी चीज से फिक्स कर दिए, इसको ऐसे फिक्स कर दिए यहाँ किसी चीज से। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इसकी लंबाई में इसकी क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, लेंथ, इलोंगेशन होगा इसमें। इस बात को समझते हैं आप लोग
कि अगर हम F4 से खींचेंगे किसी चीज को किसी जगह फिक्स करके तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक है। अगर हम बिना फिक्स किए खींचते हैं तो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन होगा। अब दोनों बातों को बहुत ही गौर से समझते हैं। क्या ये बात आप दोनों को आप लोगों को सभी सबको समझ में आई? ये दोनों बात आप सभी को समझ में आई? ये लिख लीजिए, ये बात बहुत जरूरी है। अगर आप बिना फिक्स किए खींचते हैं तो क्या होगा, और फिक्स करके खींचेंगे तो क्या होगा। क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है वो उसी पर है कि फिक्स करके खींचना है कि बिना फिक्स करके खींचना है। अब तक जो आपने पढ़ाई की है बिना फिक्स किए की है, तो बॉडी डिस्प्लेस हो रही थी, एक्सेलरेट हो रही थी, रोटेट हो रही थी। लेकिन अब हम बॉडी को फिक्स करके खींच रहे हैं, और अगर फिक्स करके नहीं खींचेंगे तो क्या करेंगे वो भी बताता हूं। दूसरा कंडीशन जो है लंबाई में वृद्धि करने का वो ये है कि इस पे क्या किया जाए कि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाया जाए। दोनों तरफ से क्या किया जाए, बराबर फोर्स लगाया जाए, ताकि इसका क्या हो जाए, एक्सेलरेशन भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। सिर्फ क्या हो जाए, इसको इलोंगेशन हो। इसमें भी क्या हो, फिर सिर्फ इलोंगेशन हो, लंबाई में वृद्धि। ये भी तो एक तरीका है। अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाया जाए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे, तो बॉडी इलोंगेट नहीं करे, बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। बिकॉज नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, नेट फोर्स इस पर जीरो है, इस पर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। जब नेट फोर्स जीरो है तो इलोंगेशन होती है, आपको कोई एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। समझ में आई बात? हाँ अंकुश, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, F माइनस एफ इक्वल टू एम ए होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों F बराबर है, यहाँ पर दोनों F क्या है, बराबर है। सो F माइनस एफ इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसीलिए एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए लिख लीजिए इसको, मैं आगे बढ़ता हूं। अब प्लीज, अब अमित कुमार गुप्ता जी, मैं यही सब कारण से नहीं करता हूं किसी चीज को रिकॉर्डिंग। आप लोग इतना सारा सवाल चैट में पूछते हैं, अगर मैं कर रहा हूं तो आपके लिए कर रहा हूं, अदरवाइज मैं क्यों करूंगा बताइए। आप सभी लोग अच्छे से सुन लीजिए, अगर मैं कर रहा हूं जो भी काम आपके लिए कर रहा हूं ना, और मैं क्यों कर रहा हूं आप भी जानते हैं, मौसम खराब है, सभी बच्चों को कि मोबाइल डिस्चार्ज होंगे या फिर किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट। क्योंकि पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि हो जाए, ठीक है, तो आपको फायदा हो जाएगा। बस यही कारण है और कुछ नहीं, वरना मुझे क्या जरूरत है करने की, आप ही के लिए कर रहा हूँ ऑब्वियसली, चिंता मत करिए। इसलिए मुझे अननेसेसरी सवाल पूछ के डिरेल मत करिए, मेरे मोमेंटम को खराब मत करिए। कल मैं बहुत अच्छे मूड में नहीं था पढ़ाने के, कल मैं बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज मैं ठीक हूँ। मैं चाहता हूँ कि नया चैप्टर शुरू हुआ है, बढ़िया तरीके से शुरू करें। ओके चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई, ये बात क्लियर है, दिस इज क्लियर नाउ, दिस इज क्लियर नाउ। कोई बात नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, आज आज ठीक हूँ अभिषेक राठौर जी, आज ठीक हूँ, आज ठीक हूँ। दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये बात तो साफ है। ठीक है ना, कोई बात नहीं यार, अमित ने एक सवाल पूछा, उसके जरिए मैंने सभी को आंसर कर दिया, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। किसी को कोई बुरा मानने की बात नहीं है। जो भी मैं करता हूँ यहाँ आप ही के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, दिस इज क्लियर नाउ कि अगर नेट फोर्स
नेट फोर्स जीरो है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जिसको हम विस्थापन कह सकते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो क्या होगा, बॉडी में इलोंगेशन, लंबाई में वृद्धि होगी, इलोंगेशन इन बॉडी विल हैपन। ठीक है, अब दोनों कंडीशन को समझते हैं। ये वाली बात तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ गई कि अगर मैं यहाँ नेट फोर्स F लगा रहा हूं, यहाँ F लगा रहा हूं और यहाँ F लगा रहा हूं, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो गया, इसलिए इलोंगेशन जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, इलोंगेशन जीरो। ठीक है, सॉरी वो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसीलिए क्या होगा, इलोंगेशन होगा, है ना। इलोंगेशन का मतलब मैं कई जगह लिख चुका हूँ, लंबाई में वृद्धि, तो आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंटू जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, शुभम ये सेकंड पेज है, ठीक है, फर्स्ट पेज को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर कोई रॉड यहाँ कहीं फिक्स है, अगर कोई रॉड यहाँ कहीं फिक्स है, आप समझिएगा इसको, अगर कोई रॉड यहाँ कहीं फिक्स है तो कैसे नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि इलोंगेशन के लिए तो चाहिए कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्या बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अगर मैं इसको अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, आपको कहीं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ एक बार करके दिखा रहा हूं कि कैसे वहां पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर किसी बॉडी का नेट एक्सेलरेशन जीरो है और इधर की ओर फोर्स F लग रहा है, इधर की ओर फोर्स F लग रहा है, तो जरूर इस पे इधर की ओर फोर्स F लग रहा होगा, जरूर ये वॉल जो है, दीवार जो है, इस पे इधर की ओर फोर्स F लग रहा होगा। तभी तो इस पे, अगर दीवार पे फोर्स F लग रहा है तभी तो दीवार ने लगाया रॉड पे फोर्स F उधर। समझ में आ रही बात। तो अगेन देखो, इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया, अगेन इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया, तो अब इलोंगेशन संभव है, इलोंगेशन संभव है। क्या ये बात सबको समझ में आई। जैसे हम F फोर्स जो रॉड पे लगा रहे हैं, वो रॉड कहीं ना कहीं वो फोर्स हम डायरेक्टली दीवार पे भी तो लगा रहे हैं, और दीवार पे लगा रहे हैं अगर F फोर्स, तो दीवार किस पे लगाएगी, रॉड पे लगाएगी, तो रॉड पे अगेन नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आई बात। जो फोर्स हम, जैसे हम किसी चीज को पकड़े हुए हैं और हम पे कोई फोर्स खींच रहा है, हमको कोई फोर्स खींच रहा है, तो वो फोर्स किसको मिलेगा, कोई कमजोर रॉड रहती है, कमजोर रॉड क्यों टूट जाती है, क्योंकि जितना फोर्स हम पे लग रहा है वो फोर्स डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है उस रॉड पे। कमजोर रहती है, वो फोर्स को झेल नहीं पाती तो टूट जाती है, अगर वो फोर्स को वो झेल सकती तो नहीं टूटती। समझ में आई बात। सूरज जी गुड मॉर्निंग, मंटू जी गुड मॉर्निंग। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, ये फर्स्ट पेज का ही एक्सप्लेनेशन है बच्चों, तो वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ये फर्स्ट पेज है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये फर्स्ट पेज है, और ये है सेकंड पेज। हाँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हमने सूरज।
हम समझते हैं अंकुश, सबका यही दिक्कत है। चलिए, क्यों अमित, क्यों गुस्सा होंगे हम? नहीं अमित, ऐसा नहीं है अमित कुमार गुप्ता जी, हम कभी किसी गुस्सा नहीं होते। आपने पूछा तो मैं बोला इसलिए क्योंकि मुझे और 10 लोग ऐसा सवाल पूछते, तो वो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारी क्लास को बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी सवाल मत करिए, अभी पढ़िए। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड सवाल करिए। अच्छा अभिनव, 10 रुपया लिया मोबाइल फुल चार्ज करने का। ठीक है, 100 बातों की एक बात यह है, 100 बातों की एक बात क्या है यहाँ पे, कि अगर एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, देन बॉडी विल इलोंगेट। वस्तु की लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, 100 बातों की एक बात, समझ गया शुभम? अगर वस्तु के ऊपर फोर्स इस तरह से लग रहा है ताकि उसका एक्सेलरेशन 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वस्तु की लंबाई में वृद्धि होगी। अब देखिए इस बात को समझते हैं इधर। कोई बात नहीं बच्चों, मैं फिर से आप लोग को बोल दे रहा हूं, आज की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्लास कोशिश कर रहा हूं रिकॉर्ड करने की फिर से, और मैं ये आप सभी के लिए कर रहा हूं ताकि मुझसे सवाल आप लोग ना पूछें कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सभी को आप ही के लिए कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा, ये भी मैं आप लोग को लास्ट में अपना यूट्यूब चैनल का भी दे दूंगा ताकि आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, उस पर कमेंट भी कर लीजिएगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। मैं आप ही लोग के लिए कर रहा हूं ताकि आप लोग अभी मुझसे सवाल ना करें उस पर। ठीक है, और मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा ताकि आप सभी को ये लेक्चर मिल जाए, जिनके आज छूट रहा है, जिनका आज मोबाइल डिस्चार्ज है, जिनका आज ये सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, और इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप लोग अभी क्लास छोड़ के भाग जाएं। ठीक है, आप लोग क्लास समझिए। ठीक है, क्लास को समझिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं आप ही लोग के लिए कर रहा हूं। ओके, चलिए ठीक। हाँ, होता है कि सर तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, तो अब अगला क्लास अटेंड करेंगे इस बचा हुआ बैटरी से, ये भाग जाते हैं इसको छोड़ के। ऐसा मत करिएगा क्योंकि अगली बार से फिर मैं करूंगा नहीं रिकॉर्ड। तुम डाल डाल हो तो मैं पात पात चलूंगा। चलिए ठीक है, अब उस पर सवाल नहीं करेंगे, अब इधर आते हैं। सो बेसिकली देखो, जहां लंबाई में वृद्धि होगी तो लंबाई घटेगी भी। अगर मान लीजिए एक फोर्स इस तरह से लगाया जाए, ठीक है, इस तरह से फोर्स लगाया जाए, तो इसमें क्या होगी, लंबाई घटेगी। और अगर फोर्स इस तरह से लगाया जाए तो लंबाई बढ़ेगी। ये खींचना हुआ, वो दबाना हुआ, है ना। दोनों में एफ नेट 0 है बच्चों, एफ नेट दोनों में 0 है, सो कोई एक्सेलरेशन नहीं, एफ नेट इसमें भी 0 है। इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं कंप्रेसिव फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, ये आप कह सकते हो ये दबाने वाला बल है, एक तरीके से समझो, दबाने वाला बल है। और ये है आपका टेंसाइल फोर्स, फोर्स इसको कह सकते हो आप खींचने वाला बल। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेस का मतलब दबाने वाला बल, रॉड को दबा रहे हैं दोनों तरफ,
बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब था, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, आप लोग चिंता मत करिएगा, जैसा आप लोग की तरफ है वैसा ही सब जगह है, ठीक है। तो फिर से मैं कनेक्ट कर लिया हूं। ओके, कैसे क्लास शुरू कर रहे हैं। ये कभी कभी होगा, अभी जब तक, आज तक शायद है बारिश और हवा दोनों चलेगी, आज तक है, कल से शायद, वैसे तो 31 मई तक प्रेडिक्टेड है, बट कह नहीं सकते। सो आप लोग निश्चिंत रहिए अभी क्लास शुरू फिर कर दिया हूँ। हेलो एवरीवन, ठीक है। ये जैसा आप लोग की तरफ डिस्टर्ब है नेटवर्क, वैसा ही हमारी तरफ भी है। अब बैक नहीं जा सकते बच्चों क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था, बट रिकॉर्डिंग इज ऑन, चिंता मत करिए, रिकॉर्डिंग इज ऑन। पिछले का भी रिकॉर्डिंग और ये भी रिकॉर्डिंग, दोनों रिकॉर्डिंग ऑन है क्योंकि डायरेक्ट है, ठीक है ना। ओके, सो अभी मैं आपको बता रहा था, इस तरह के फोर्सेस को हम क्या फोर्स बोलते हैं। इसको बोल रहे थे आप कंप्रेसिव फोर्स, हम बोल रहे थे। इसको हम क्या बोल रहे थे, कंप्रेसिव। और इसको क्या बोल रहे थे, टेंसाइल फोर्स, है ना। इसको हम बोल रहे थे टेंसाइल फोर्स, ठीक। इसको क्या बोल रहे थे, कंप्रेसिव फोर्स, और इसे बोल रहे थे टेंसाइल फोर्स। ये खींचने वाला था, खींचने वाला बल बोल सकते हो या खिंचाव बल बोल सकते हो। खिंचाव बल भी कहीं लिखा रहता है, खिंचाव बल भी लिखा रहता है। इसको दबाने वाला बल भी बोल सकते हो। दबाने वाला बल, आज भर ही बैटरी चलेगा विभूति, तो कोई बात नहीं, आज लाइट आएगी ना, ठीक है। आज लाइट आएगी फिर आज चार्ज होगा ना, ऐसा क्यों चिंता कर रहा है। बिजली अब 24 आवर गुल नहीं हो सकती क्योंकि लोग मोटर पानी सबके लिए उसी पे डिपेंडेंट है। टेंशन टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स, ठीक है, दबाने वाला बल और खींचने वाला बल। इसमें क्या हो जाती है, इसमें लंबाई जो है, लंबाई जो है वो घटेगी, इसमें लंबाई घटेगी, ठीक है। लेंथ विल डिक्रीज, और इसमें क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी। इसमें लेंथ विल इंक्रीज, इसमें लेंथ इंक्रीज करेगी, इसमें लेंथ डिक्रीज करेगी। इसमें लेंथ जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इसमें लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। लंबाई इसमें बढ़ेगी। अब देखिए मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी पे भी बात करता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कुछ प्रॉपर्टी जो होते हैं मटेरियल का वो भी जानना जरूरी है। पदार्थ के कुछ गुण हैं, उस चीज को समझिएगा। पदार्थ के गुण होते हैं कुछ, एक होता है आपका डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, दूसरा होता है ब्रिटल, ठीक है। एक होता है डक्टिलिटी, देखिए हमारे यहाँ भी लाइट चली गई, लेकिन आ जाएगी अभी, शायद इन्वर्टर भी डाउन हो गया, कल रात से बिजली नहीं है, बट मेरा लैपटॉप चार्ज है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। सो मैं खिड़की खोल देता हूँ ताकि यहाँ से लाइट थोड़ी आए। हम्म, ठीक है। पेज नहीं दिख रहा है, मेरे वाले पे क्लिक करिए ना शुभम, दिखेगा पेज, सभी को दिख रहा होगा मेरा पेज। मेरे वाले पे क्लिक करिए, दिखेगा पेज। अच्छा ठीक है, तो डक्टिलिटी और ब्रिटल,
डक्टिलिटी या डक्टाइल नेचर जिसको हम कहते हैं, डक्टाइल नेचर उसको कहते हैं, जैसे होता है कॉपर, कॉपर, तांबा, तांबा है ना, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होता है, या फिर सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये सब डक्टाइल नेचर। अब ब्रिटल नेचर में कौन होता है? कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, लोहा, लोहा, हाँ शुभम होगा, ये सब क्यों बता रहे हो, ठीक है ना, हम जानते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है दोस्त, इसलिए तो आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरा भी इन्वर्टर टें बोल गया है, मुझे नहीं पता कि अगली क्लास क्या होगी नहीं होगी, बट ठीक है देखते हैं, ठीक है। भंगुर, डक्टिलिटी को क्या बोलते हैं अंकुश? ब्रिटल को तो भंगुर बोलते हैं। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, अच्छा दोनों का अंतर समझा देता हूं। जिसको खींचने से उसकी लंबाई रेगुलर बढ़ती जाए, टूटे नहीं, जल्दी नहीं टूटती है, और जो जल्दी टूट जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे कॉपर है, तांबा के वायर क्यों बनाए जाते हैं, तांबा के तार क्यों बनाए जाते हैं? एल्युमिनियम सिल्वर के तार नहीं बनाए जाते क्योंकि बहुत महंगा हो जाता है, गोल्ड के तार नहीं बन सकते क्योंकि बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन कॉपर एल्युमिनियम के तार बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी पतली से पतली वायर बनाई जा सकती है। कॉपर एल्युमिनियम के तार बनाए जा सकते हैं क्योंकि उसकी पतली से पतली जो है वो तार बनाई जा सकती है, उसको खींचा बहुत ज्यादा जा सकता है, उसको बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वो डक्टाइल नेचर के होते हैं, ठीक है। और ब्रिटल जो होता है वो कास्ट आयरन, जिसको बहुत ज्यादा नहीं खींच सकते, ज्यादा फोर्स लगाओगे टूट जाएगा, ज्यादा फोर्स लगाओगे टूट जाएगा, उसको कहते हैं भंगुर नेचर, ठीक है, ब्रिटल नेचर, ठीक है। जिसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद क्या होगा कि टूट जाएगा, समझ में आ रही बात, टूट जाएगा। इसलिए सीट वगैरह जो चादर वादर बनाई जाती है, जो मेटल के जो होते हैं ना चादर, क्या कहते हैं, मेटल वगैरह के जो होते हैं ना चादर वगैरह बनते हैं, तो चादर या तो एल्युमिनियम के, जैसे आपको एस्बेस्टस सीट तो चलो अलग बात है, लेकिन जो करकट बनता है, करकट बनता है वो किस चीज का? टीन का बनता है, एल्युमिनियम का बनता है। करकट एल्युमिनियम टीन को मिक्स करके बनाते हैं या टीन का बना देते हैं, ये लोहे का नहीं बनता है करकट, इस बात को समझिएगा, लोहे का करकट नहीं बनता है ना। जो पाइप वगैरह बनते हैं तो या तो स्टील के बनते हैं या आपको एल्युमिनियम के बनते हैं, या तो वो स्टील के बनते हैं या एल्युमिनियम के बनते हैं। या तो वो स्टील के बनते हैं या एल्युमिनियम के बनते हैं। ठीक है, या तो वो स्टील के बनते हैं या एल्युमिनियम के बनते हैं। इसका कॉल आ रहा था सो मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया है। अब इस बात को समझते हैं, डक्टाइल और ब्रिटल तो समझ गए, तो किसको खींचना संभव है ये भी समझ गए आप कि डक्टाइल को खींचना संभव है, ब्रिटल को ज्यादा नहीं खींच सकते। इसको इसलिए बताया आपको कि कोई अगर आपसे पूछे कि हाँ भाई किसका मेटल का चादर बन सकता है, किसका नहीं बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डक्टाइल नेचर वाले का चादर बन सकता है। और आप सभी गांव के बच्चे हैं, आप लोग को सभी को पता है कि डक्टाइल क्या होता है, एल्युमिनियम डक्टाइल होता है, इसलिए आपको बिजली के तार जो होते हैं वो डक्टाइल नेचर के एल्युमिनियम के बने होते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन जो होता है वो ब्रिटल नेचर का होता है, इसलिए जो आपका कास्ट आयरन का चादर नहीं बनता है। आपको एक चीज बताता हूँ, जो केस बनता है, केस समझते हो, कवर, किसी चीज का कवर, जैसे कोई इंजन वगैरह होता है, कोई इंजन वगैरह होता है, इंजन वगैरह का जो कवर बनता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, वो डक्टाइल नहीं होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। इसलिए अगर वो गिरेगा तो टूटने का उसका डर रहता है, उसको टूटने का डर रहता है। लेकिन अगर डक्टाइल नेचर वाला वस्तु गिरेगा तो क्या होगा, उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे, चिपटा हो जाएगा, लेकिन वो टूटता नहीं। समझ में आ रही बात? तो वो कवर क्यों हार्ड बनाते हैं
क्यों ब्रिटल नेचर का बनाते हैं? ताकि वो कहीं से गिरा तो टूट ही जाए, चपटा होगा तो अंदर के का पूरा मशीन को खराब कर देगा। समझ में आ रही बात? तो जैसे आपका जो चापाकल होता है, चापाकल का पूरा जो केस होता है वो क्या होता है, जिससे पानी खींचता है, वो सब कास्ट आयरन होता है, वो डक्टाइल नेचर नहीं होता। अदरवाइज क्या होगा, अर्थ के अंदर वो खींचता चला गया, दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो क्योंकि उसके ऊपर नेट से कसा हुआ बहुत सारा चीज है ना, पाइप है, बहुत सारा चीज है, वो खींचना नहीं चाहिए। तो वो क्या होता है, ब्रिटल नेचर का बना होता है। ब्रिटल नेचर वाले के पास फोर्स ज्यादा बियर कर सकता है, इसलिए उसको लगा देते हैं। ठीक है, डक्टाइल नेचर वाला क्या होता है, फैलता जाता है फोर्स के साथ। ठीक है, अब ब्रिटल नेचर पे भी ज्यादा फोर्स लग जाएगा टूट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूं? ये डक्टाइल और ब्रिटल मैंने किसी कंप्रेसिव और टेंसाइल के लिए नहीं बताया, ये जनरल बताया। ये जनरल बताया बच्चे, ये जनरल बताया मैंने। हाँ, तुम लोग इसको ऐसे समझे, ये मैंने जनरल बताया, ये मैंने जनरल बताया अमित, समझ गए? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मैंने जनरल बताया, किसी कंप्रेसिव या डक्टाइल के लिए नहीं बताया। ठीक है, एक सेकंड ना, एक सेकंड। पापा लाइट आया क्या? चलो ठीक है, कास्ट आयरन जिसको बूंदा वाला आयरन कहते हैं, यस बिल्कुल सही बात है रोहित, जिसको बूंदा वाला आयरन कहते हैं, बिल्कुल सही सोचे समझे, बिल्कुल सही समझे, बूंदा वाला आयरन। अरे कास्ट आयरन वही होता है जिसको सीधे निकालते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, खनन से निकालते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, वो होता है कास्ट आयरन। ठीक है, उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटीज होता है। ठीक है, कास्ट आयरन उसी को कहते हैं, बूंदा वाला आयरन। ठीक है, ये समझ गए ना? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ूं? लिख लिया ना इसको? इसको लिख लिया बच्चों? अब हम लोग इसके बेसिक चीज पे आते हैं। रोड पे व्हाइट वाला होता है वो सर, रोड पे व्हाइट वाला जो व्हाइट पट्टी लगती है, हाँ कच्चा लोहा, बिल्कुल सही समझे, कास्ट आयरन का मतलब कच्चा लोहा, एकदम बढ़िया बताया आप, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा इसको बोलते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके आगे की चीजें आपको बताते हैं कि जब कंप्रेसिव फोर्सेस या टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं तो वो किस तरीके से लंबाई में वृद्धि करते हैं। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जब मैं यहाँ पे कोई टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा, टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा, जैसे यहाँ पे कोई टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा, यहाँ पर कोई टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि मैं इसको बीच से काट देता हूँ, इसको बीच से काट देता हूँ, तो क्या बना ये, इसको बीच से काट दिया, ये एफ फोर्स इधर लग रहा है, ये, और इसको भी बीच से काटा है तो ये इधर एफ फोर्स लग रहा था, ये इधर एफ फोर्स लग रहा था। ठीक, एफ फोर्स उधर लग रहा था, एफ फोर्स इधर लग रहा था। अब बताइए, क्योंकि ये तो कोई डिस्प्लेसमेंट कर नहीं रहा था, तो जरूर यहां पर कोई ना कोई एफ फोर्स लगना चाहिए। काट देने का मतलब ये नहीं हुआ सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम के लिए काट रहा है। ठीक है, अभिषेक राठौर जी प्लीज आ जाइए, उसमें क्या कहते हैं डाउट डिस्कशन में, आज तो नहीं है मेरा, लेकिन अभी सॉल्व करिए, 2-3 दिन तो आपको सॉल्व करने में भी लगेगा। मेरा जब इवनिंग का डाउट डिस्कशन लगेगा ना, उसमें आइए ना, अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं क्लास में कर दूंगा डिस्कस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी एफ फोर्स लग रहा है।
अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर वो ए है, ठीक है, अगर वो ए है तो हम क्या कहेंगे, जो इस पे स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस को बोलते हैं प्रतिबल, प्रतिबल इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है अमित, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बल बटा क्षेत्रफल। पहले आप सभी लोग सॉल्व करिए, क्योंकि मेरा जो तजुर्बा रहा है वो ये है कि मैं डाउट जल्दी ले लेता हूं, उसमें होता ये है कि आप लोग सॉल्व करके आते नहीं। बहुत सारे बच्चे सॉल्व करके नहीं आते, मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे सॉल्व करके नहीं आते हैं, फिर दे आर स्टार्टिंग आस्किंग एवरी क्वेश्चन, फिर उसमें क्या होता है कि वो डाउट की क्लास, वो पूरे दिन में पूरा डाउट कंप्लीट ही नहीं होता है, अच्छे क्वेश्चन रह जाते हैं और बेकार के क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। सो पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए, सभी लोग इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर मैं उसका जैसे आप कहेंगे मैं वैसे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोग को, क्लास डाउट जो लगती है उसमें आने में क्या दिक्कत है, इवनिंग में एक क्लास अगर आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आती है। अपनी क्लास को क्यों खराब करना चाहते हैं आप? क्योंकि मेरा क्लास में डाउट लेने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा रहा है आप लोगों के साथ, बहुत बुरा रहा, इसलिए मैं क्लास में डाउट नहीं लेना चाहता। नेट नहीं बचता, अजीब लॉजिक देते हो यार, थोड़ा सा रिचार्ज कर लो यार एक्स्ट्रा, क्या फर्क पड़ जाएगा। एक जियो का आता है वर्क फ्रॉम होम पैकेज, 151 रुपए का आता है यार, 30 GB नेट देता है एक्स्ट्रा, क्या करना है तुमको। किसी दोस्त के, किसी भाई के मोबाइल से, मेरे वाले में तो 100 MB नेट जाता है यार, किसी भाई के से हॉटस्पॉट लेके कर लो यार। सब लॉजिक बड़े अजीब अजीब से देते हैं। प्रतिबल इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, ठीक है, स्ट्रेस इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बटा एरिया होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसको ध्यान दीजिएगा आप। वही मैं कह रहा हूँ अमित कुमार जी, डाउट में जब आप लोग आएंगे ना, तो आप लोग को अगर सारा पूछना होगा तो आप लोग बारी बारी से 10-10 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं सारा सॉल्व भी कर दूंगा, इससे किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि मैं सबको डाउट बता रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग डाउट में बहुत कम बच्चों की भीड़ रहती है, 2 या 4 बच्चे आते हैं डाउट में भाई साहब, तो आप लोग डाउट में आएंगे तो उससे बढ़िया भी रहेगा कि हाँ सर की क्लास में डाउट में बच्चे आते हैं। दूसरी बढ़िया चीज होगी कि आपका क्लास का समय बचेगा और आपका डाउट में ही सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा क्लास में डाउट लेने का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि बच्चे सॉल्व ही करके नहीं आते, दे आर स्टार्टिंग क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डाउट में आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन पूछिए ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्लास में लगता है क्लास का टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है, प्रेजेंस बहुत कम बच्चों का होता है। जिस दिन मैं कह देता हूँ कि डाउट डिस्कस करूंगा, उस दिन इतने कम बच्चे आते हैं, क्योंकि जो सॉल्व नहीं किया उनको डाउट से क्या लेना देना। तो स्पेशली अगर डाउट क्लास में आएंगे तो ये तो पता रहेगा ना, हाँ भाई जो बच्चा सॉल्व किया वही आया, जो नहीं सॉल्व किया उसको जरूरत ही नहीं आने की, एजेड हो गए। और पढ़ने के लिए इंटरनेट की वो चिंता मत करिए आप लोग, इंटरनेट बहुत सारे घर में सब लोग आजकल, कोई भी जो मोबाइल रिचार्ज होता है वो बिना नेट पैक के नहीं होता है, समझ में आ रही बात, कोई स्पेशल कॉलिंग का नहीं होता है रिचार्ज, तो आप किसी का भी मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए 1 घंटे के लिए, 1.25 घंटे के लिए, ठीक है, या हॉटस्पॉट ले लीजिए उनसे और बढ़िया से डाउट ले लीजिए। डाउट के लिए तो स्पेशल आपको कोई क्लास की भी जरूरत नहीं, कहीं से भी बैठ कर डाउट ले सकते हैं, किसी दोस्त के मोबाइल को यूज कर लीजिए, पढ़ाई में बाधा मत लाइए, ठीक है, मैं यही चाहता हूँ बस। ये हुआ स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों, एसआई यूनिट जो होगा वो हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो ये प्रेशर जैसा ही है, और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा प्रेशर जैसा ही ml-1 T-2,
ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग डाउट में आइए, मैं तो चाहता हूं कि आप सभी लोग डाउट में आए। ठीक है, उससे एक आप जाएगी भी तो कि जे बैच के बच्चे ज्यादा डाउट लेते हैं, इसका मतलब जे बैच के बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, आपकी तरफ लोग उम्मीद की नजरों से देखेंगे कि आप लोग का रिजल्ट होगा। आप लोग भी डाउट में आएंगे तो आप लोग का पढ़ने का जो है नजरिया चेंज होगा, आप लोग बेहतर और घर पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए तो कि मैं डाउट में कैसे बताता हूँ। आई एम नॉट लाइक कि मैं डाउट में जस्ट आपको बस हाँ हाँ ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे नहीं बताता हूँ, मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। जो बच्चे आते हैं डाउट में वो जानते हैं कि मैं डाउट में कैसे बताता हूँ। तो प्लीज आइए डाउट में। डायमेंशन एसआई यूनिट इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये स्ट्रेस का डायमेंशन है। ठीक है, अच्छा अगर अगर कोई, समझिएगा इसको, ये वाला लिख लिया ना आप सभी ने। अगर किसी रॉड को इस तरीके से काटा जाए, ये एफ है और ये एफ है, किसी रॉड को अगर इस तरीके से काटा जाए जो कि ये थीटा के एंगल पे कटा हो, तब क्या करेंगे? ये तो इस तरह से कटा, तब भी वही चीज है। इस पे इधर एफ फोर्स लग रहा है, इधर इस पे एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ इस पे एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ इस पे एफ फोर्स लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम में कोई चेंज नहीं हुआ, चाहे हम इसको ऐसे काटें चाहे ऐसे काटें, कैसे भी काटें सब कुछ सेम रहेगा। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर मैं अगले पेज पे आता हूँ। ये क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने ऐसे दिखाया है, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, सभी ने लिख लिया इसको? सभी ने इसको लिख लिया? हाँ, ये स्ट्रेस का डायमेंशन है, अब इसके हम स्ट्रेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलिए मैं ऊपर टॉपिक लिख देता हूँ स्ट्रेस, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। एक टॉपिक का नाम है स्ट्रेस। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्ट्रेस। चलिए आगे बढ़े, सभी ने लिख लिया, गुड। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं, आप समझिए इस चीज को कि अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं तब स्ट्रेस क्या होगा? ये थीटा के एंगल पे अगर मैंने इसको कट किया है, फोर्स ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ है, इधर जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका। ठीक है कृष्णा जी, जाइए, हम क्या कर सकते हैं? हम जानते थे कि आप लोग सब स्टार्ट कर देंगे अगले क्लास के लिए बैटरी बचाना क्योंकि देखेंगे कि सर तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चलिए मिल ही जाएगा। लेकिन मैं अभी भी आपको श्योर नहीं कर सकता कि हाँ ये रिकॉर्डिंग सक्सेसफुल होगी कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये सक्सेसफुल हो। ये एफ है,
और ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। सबसे पहले हमको समझना है कि जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये वाला है, दिस इज आवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज नॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन हमको फोर्स यहाँ लग रहा है, हमको फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, इससे फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। तो जो भी स्ट्रेस निकलता है, जो भी स्ट्रेस निकलता है, फोर्स बटा परपेंडिकुलर एरिया निकलता है। इसका अगर हम समझें, इसका अगर हम समझें बच्चों, प्रीवियस पेज में कुछ नहीं है, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेस बटा स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बटा एरिया था बस, ठीक है ना, और उसी का एसआई यूनिट डायमेंशन था और कुछ नहीं था उस पर अभिरंजन। और ये वाला एरिया आपका ए दिया हुआ है, ये एरिया आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो आप, और ये एंगल आपको थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो हमको समझना है कि ये एरिया, अगर आपको ये वाला एरिया ए दिया हुआ है तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये बताइए, ये वाला एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा अगर ये एंगल थीटा है तो। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये बेस है। तो कह सकते हैं ये अगर ए डैश है तो लिख सकते हैं ए डैश, ए अपॉन ए डैश इक्वल टू साइन थीटा। ए डैश इक्वल टू ए बटा साइन थीटा, ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत, ए डैश इक्वल टू ए बटा साइन थीटा। ये एरिया मिल गया हमको, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया मिल गया, ये जो मैंने डार्क लाइन में दिखाया है ना, ये वाला एरिया मिल गया मुझे, ए डैश, ये डैश ए एरिया मिल गया, ठीक है। क्योंकि ये अगर ए है और ये थीटा एंगल है, ये ए है और ये ए डैश है, तो आपको ए बटा ए डैश क्या हो गया, साइन थीटा मिल गया। और ए डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, ए बटा साइन थीटा। और फोर्स की जहां तक बात की जाए तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, क्योंकि ये थीटा है। तो फोर्स अगर इस पे एफ लग रहा है, अब आप समझिएगा, फोर्स की बात अगर करते हैं, फोर्स की बात अब करते हैं, एरिया की बात हो गई, ठीक है, फोर्स ये लग रहा है, थोड़ा सा तिरछा खींच गया फ्री हैंड ड्राइंग में। देखिए यहाँ पे अगर फोर्स यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा इसको, ये थीटा है क्योंकि ये थीटा है, यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, ये लग रहा है फोर्स, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में जो एफ डैश लगेगा वो कितना हो जाएगा, एफ तो वो है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा, एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ साइन थीटा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये एफ लग रहा है और ये एंगल थीटा है। बहुत बढ़िया साहिल, अच्छी बात है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो इधर की ओर जो एफ डैश होगा वो कितना हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो अब बताइए स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस या प्रतिबल, प्रतिबल क्या होगा, प्रतिबल होता है आपका एफ अपॉन एरिया, फोर्स बाई एरिया। और यहाँ पर फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स है एफ साइन थीटा, और बटा एरिया क्या है, ए बटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका एफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए। क्या ये सबको समझ में आया, क्या ये कंपोनेंट ब्रेक करना सबको समझ में आया। जस्ट मैंने बताया है, इतना कोई लेंदी चीज नहीं आएगा आपको, लेकिन मैंने एक बार सोचा थोड़ा सा अगर खींच गया तो बता देता हूं क्या है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इसको याद भी रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा।
बेसिकली मुझे ये बताना था कि अगर किसी और क्रॉस सेक्शन पे आप निकालते हैं तो स्ट्रेस जो है वो घट जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, 1 से ज्यादा नहीं होते, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू और घट जाएगी, तो स्ट्रेस जो है बेसिकली घट गया। स्ट्रेस क्या हो गया? घट गया, क्योंकि देखो फोर्स भी घट गया और एरिया बढ़ गया। फोर्स घट गया और एरिया बढ़ गया। ए बटा साइन थीटा में एरिया बढ़ गया, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर में आती है तो वैल्यू बढ़ा देती है। एरिया की वैल्यू बढ़ गई और फोर्स की वैल्यू घट गई, ये डिक्रीज हो गया, ये घट गया ना, ये घट गया, ये घट गया, और ये क्या हो गया? ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। एरिया बढ़ गया और फोर्स घट गया, तो ऐसे केस में स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस जो है वो क्या होगा? वो घट जाएगा। ऐसे केस में स्ट्रेस क्या होगा? वो घट जाएगा। तो स्ट्रेस जो है वो बेसिकली क्या हो गया? घट गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स अगर आप सीधे लगाओगे, फोर्स अगर सीधे लगाओगे तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा। एक सेकंड, माय वीडियो हैज स्टॉप्ड, व्हाई इट इज? एक सेकंड बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मेरा वीडियो स्टॉप हो गया है। एक सेकंड, मैं वीडियो ऑन करता हूं फिर से। पता नहीं क्यों स्टॉप हो गया, बट फिर भी ऑन कर रहा हूं दोबारा। आवाज क्लियर है, बस मेरा वीडियो रुक गया। ठीक है, अब आ गया ना? हाँ अब आ गया, ठीक है। ओके 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 ओके, अब चालू हो गया ना? अब चालू हो गया। तो अब चालू हो गया, कोई बात नहीं। अब इस चीज को समझ गए आप लोग कि एफ डैश इक्वल टू एफ साइन थीटा, स्ट्रेस इक्वल टू एफ साइन थीटा बटा ए साइन थीटा। सो एफ साइन स्क्वायर थीटा बटा ए, और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी लेस देन 1 होगी। सो स्ट्रेस इक्वल टू एफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एफ अपॉन एरिया ए की वैल्यू एफ वाई ए से कम होगी। एफ वाई ए से कम हुई, इसका मतलब घट गया स्ट्रेस, स्ट्रेस घट गया। बात समझ में आई? ये बात सबको क्लियर हो गई ना? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? हाँ हो सकता है, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल राइट नाउ, जब मौसम खराब हो तो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, प्रकृति से कोई लड़ नहीं पाया है दोस्त, चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए। प्रकृति की एक दहाड़ सारा टेक्नोलॉजी जो है वो दुबक के रह जाएगा। ठीक है, प्रकृति से कोई, नेचर से कोई नहीं लड़ पाया। नेचर जो है वो अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर से स्टॉप हो गया, हाँ फिर से स्टॉप हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज। खैर, मेरी ऑडियो आ रही है, दैट इज गुड। ये मैं बहुत बढ़िया समझ रहा हूँ, मेरी ऑडियो तो आपके पास आ रही है, और शायद नेट की ही प्रॉब्लम की वजह से रुक रही होगी, और कोई कारण नहीं हो सकता दोस्त। लेकिन अच्छी बात है कि जूम जूम नहीं रुक रहा है, जूम कंटिन्यूअसली अपना चल रहा है। डायग्राम में क्या है, चलिए इसको लिख लीजिए, मैं अगले पेज पे फिर से बता देता हूँ। डायग्राम में कुछ नहीं है वीरेंद्र, जस्ट कंपोनेंट लिया है। मैं शुरुआत से ये चीज नोटिस कर रहा हूँ वीरेंद्र कि आपको कंपोनेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्या आप वेक्टर की क्लास छोड़ रखे हैं क्या? क्योंकि कंपोनेंट में प्रॉब्लम आपको आती है, ये चीज मैं फोर्स के केस में भी ऑब्जर्व किया था कि वीरेंद्र जी को एफवीडी फ्री बॉडी डायग्राम या कोई फोर्स जब कंपोनेंट के फॉर्म में आता था तो दिक्कत होती। चलिए ठीक है, साउंड आ रहा है ना, इससे और क्या चाहिए। फिर से वो लगता है वीडियो रुक जाएगा तो रुक जाएगा, जाने दो, कोई वीडियो की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्लास चलना चाहिए। ठीक है ना, वीडियो रुकेगा तो रुकेगा। वीरेंद्र बताइए,
अच्छा चलिए मैं अगले पेज पे थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर देता हूं। ये है कि जिस रॉड को मैंने काटा है इस तरीके से, सीधा काटते तो क्या होता, सीधा काटते तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होता, आप समझिए इसी को। अब दोनों को कंपेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाए। यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा था, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा था, यहाँ पर फोर्स एफ लग रहा था, यहाँ पर फोर्स एफ लग रहा था। तो अब यहाँ भी एफ लगेगा, यहाँ भी एफ लगेगा। एरिया इसका ए है, इसका भी एरिया ए है। तो बताइए यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेस यहाँ पर एफ बाई ए हो गया, जिसको हम प्रतिबल बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेस क्या हो गया, एफ बाई ए, फोर्स बाई स्ट्रेस। ओके वीरेंद्र, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरीके से ना कट करके इस तरीके से कट करता हूं, इस तरीके से कट करता हूं थीटा के एंगल पर एफ और एफ, तो क्या होगा कि ये आपका एफ रह जाएगा और ये एफ रह जाएगा और ये आपका एफ रह जाएगा, ये एफ रह जाएगा और ये एफ रह जाएगा। ये वाला क्रॉस सेक्शन तो एरिया ए है, ये वाला क्रॉस सेक्शन तो एरिया ए है, लेकिन ये एरिया बढ़ गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ये एरिया बढ़ गया, ये दिख रहा है आपको कि ये एरिया बढ़ गया, ये वाला एरिया बढ़ गया। तो ये एरिया कितना बढ़ा है वो देखते हैं। तो ये एरिया और फोर्स पे इसका विश्लेषण पूरा करते हैं। तो ये जो आपका है वो इस तरीके से है, ये वाला एरिया ए है और मान लीजिए ये डैश एरिया ये है। ठीक है, ये अगर थीटा है आपका तो ये भी थीटा हो गया। अब बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ए बटा ए डैश। यहां से आपको मिल गया ए डैश इक्वल टू ए बटा साइन थीटा। एरिया बढ़ गया। ठीक है, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक, एरिया बढ़ गया। अब दूसरी बात आती है फोर्स की, फोर्स पे भी देख लेते हैं। यहां पर फोर्स आपका एफ लग रहा है और ये एंगल ये थीटा है। तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस तो होता है फोर्स बटा परपेंडिकुलर एरिया, या परपेंडिकुलर फोर्स बटा परपेंडिकुलर एरिया कहते हो। तो ये वाला फोर्स कितना होगा, ये फोर्स एफ डैश मान लो, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन का नहीं बन रहा है, बेस के साथ, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसको लग सकते हैं एफ साइन थीटा। तो यहां से आपको मिल गया एफ डैश इक्वल टू एफ साइन थीटा। फोर्स घट गया, घट गया, क्या समझ में आ गया। बाकी स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, फोर्स बटा एफ साइन थीटा बटा एरिया, स्ट्रेस जो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब तो सबको क्लियर हो गया वीरेंद्र, अब तो क्लियर हो गया वीरेंद्र, अब तो क्लियर हो गया। ठीक है अक्षु, साउंड अच्छी है, बढ़िया है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैंने बिल्कुल एकदम क्लियर पेज पे भी और डिटेल में भी देख लिया। ठीक है, थोड़ा इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, एक दो क्वेश्चन करिए ताकि आप लोग को क्लियर और हो जाए। लिख लीजिए, नहीं लिख लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस विल आल्सो डिक्रीज, बिल्कुल वो तो मैंने पहले लिख ही दिया। हाँ, पहले तो बता ही दिया ना विभूति, स्ट्रेस विल डिक्रीज, वो तो क्लियर हो ही गया। चलिए क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, 5 ही मिनट समय है, इस पे क्वेश्चन कर लीजिए। फाइंड stress on a cross section shown in figure।
ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर है। सन ए बी कर देता हूं, है ना। ए बी अनुप्रस्थ पर प्रतिबल ज्ञात करें। ठीक है, एक सेकंड रवि रंजन रुकिए, एक सेकंड। ए बी अनुप्रस्थ पर, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और सॉल्व करिए बच्चों, फिर मैं बैक कर देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन लिख के इसको सॉल्व करिए। अच्छा, मुझे ए बी पे भी बता दीजिएगा ताकि एक ही क्वेश्चन में दोनों का सॉल्व हो जाए, और ये पी क्यू पर भी बता दीजिएगा। पी क्यू एंड ए बी, क्रॉस सेक्शन ए बी एंड पी क्यू, दोनों पर बता दीजिएगा ताकि मेरा दोनों काम एक ही फिगर से हो जाए, क्योंकि समय कम है, मैं अलग अलग क्वेश्चन नहीं लिख सकता। पी क्यू पे भी बता दीजिए और ए बी पे भी बता दीजिए। लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए रवि रंजन, और जिन्होंने पहले क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से और इसको लिख लीजिए ताकि सॉल्व करिए आप इसको। बाकी बच्चे जल्दी सॉल्व करिए। रवि रंजन स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखने का समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए अभी के लिए। आप पता नहीं इतना डिले क्यों किया, मैं पिछला पेज ही एक्सप्लेन किया हूँ बेटा, कुछ अलग नहीं किया हूँ, इसको दोबारा लिखने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है ना, वो पिछला पेज ही है, वो वीरेंद्र जी को समझ नहीं आया था इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसको दोबारा। ठीक है ना, आप बता दीजिएगा किस किस पे। ए बी पे बता रहे हैं, स्ट्रेस ऑन ए बी, स्ट्रेस ए बी पर बता रहे हैं। ये हो जाएगा फोर्स बटा एरिया, अब फोर्स कितना है 100 न्यूटन बटा ए बी पे है ना। हाँ, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 बटा कितना 10 इंटू 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 इंटू √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा 10 पे पावर -3, और इसको अपन लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 पे पावर -4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये जो गलती किया ना नीतीश कुमार जी 7.5 लाके, ये गलती वही है तुम्हारा है, मीटर स्क्वायर में एरिया को कन्वर्ट नहीं किया, सेंटीमीटर स्क्वायर को रहने दिए, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए नीतीश कुमार जी। और अंकुश आपका ओके 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 ओके, अंकुश ऊपर प्लस हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने गलती कर दिया यहाँ पे, मैंने इसको प्लस ना लेके माइनस कर दिया। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हो कुछ, 75 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 पे पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है अमित जी, आ रहे हैं। और पी क्यू पर स्ट्रेस ऑन पी क्यू इज वेरी इजी, F अपॉन ए डायरेक्ट कर दीजिए 100 न्यूटन अपॉन 10 इंटू 10 पे पावर -4, and we can say 100 into 10 पे पावर 3, or we can say 1 into 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। एक बात मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूं,
कि आप लोग प्रेजेंट पे फोकस करिए, पास्ट पे नहीं। चलिए इसको पहले करिए, उसके बाद फिर इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आता हूँ। हाँ ठीक है अमित कुमार जी, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल टाइम ओवर हो गया है, तो जो भी बच्चे चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना। आज हम लोग सबसे, आज हम लोग लिखे कम है और समझे ज्यादा है, और कुछ पेजेस पिछले वाले के जो है वो कनेक्शन डिस्ट्रप्शन की वजह से चले गए, तो मुझे नहीं पता पेज नंबर 3 कौन है, पेज नंबर 4 कौन है। तो कनेक्शन डिस्ट्रप्शन के बाद यही रह गया है। ए बी पे तो डायरेक्ट सॉल्व करना है ना अभिषेक, एफ अपॉन ए, इसमें क्या है, वो तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर एरिया दिया हुआ है। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, हुई है कि नहीं हुई है।